शाम ढल रही थी। हल्की हल्की ठंड हवा में घुल चुकी थी। अनिल और राजू हरिया काका के पुराने धान गोदाम में रोज की तरह काम में जुटे थे। ट्रक में बोरे लादकर दूसरे शहर पहुंचाना उनका रोज का काम था, लेकिन आज की रात उनके लिए एक बिल्कुल अलग अनजाना सफर लेकर आने वाली थी। अनिल, राजू, ट्रक लोड हो गया कारे? मैं सुबह से देख रहा हूँ ठंड बढ़ रही है, धान भी नमी खींच रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब ठीक से बांधा है या नहीं। हाँ काका, सब मजबूती से बांध दिया है। रस्सी भी एक एक बार खींचकर चेक की, कहीं ढीली नहीं है। माल गिरने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी हमने। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनो, आज रात किसी भी हालत में ये माल धर्मपुर पहुंच जाना चाहिए, समझे? रात कितनी भी गहरी हो, कोहरा कितना भी बढ़े, देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ काका, इसलिए तो सोच रहे थे कि बनवा जंगल से निकल जाएंगे। उधर से रास्ता छोटा पड़ता है और टाइम भी बच जाएगा। बनवा जंगल? तुम दोनों उस रास्ते को करीब से जानते भी हो? काका, रास्ता तो सुना है, पर ऐसा क्या है वहां? लोग क्यों डरते हैं उससे? क्या बताऊं, पिछले 3 महीने में गिनकर बोल रहा हूं, 18 ट्रक और 12 बैलगाड़ी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ऐसे जैसे रास्ता उन्हें निगल गया हो या जंगल ने अपने अंदर खींच लिया हो। गायब मतलब? काका, पूरा का पूरा ट्रक कैसे गायब हो जाता है? कुछ तो मिलता होगा, टायर, माल, खून, कुछ। यही तो डर है राजू, कुछ नहीं मिलता, ना आदमी, ना गाड़ी, न टूटे सामान का टुकड़ा। जंगल में ऐसा सन्नाटा छाया रहता है जैसे वो खुद किसी के आने का इंतजार करता हो, और जिसे बुलाता है वो लौटकर नहीं आता। तो फिर कोई करता है ये सब? लुटेरे, डाकू या कोई गैंग? लुटेरे हों तो भी कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, पर यहाँ कोई हलचल नहीं, कोई पैरों की निशान तक नहीं। बस हवा का रुख बदल जाता है और उसके साथ ही आदमी भी बदल जाता है। काका, हम जोखिम तो समझते हैं, लेकिन अगर उधर नहीं गए तो हमें करीब 150 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। टाइम भी लगेगा और खर्च भी बढ़ेगा, काम का काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, जाओ, पर पहले एक बात बेहद ध्यान से सुन लो, और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। दोनों चुप। हवा की आवाज तेज हो जाती है। अगर जंगल में कोई तुम्हें पीछे से पुकारे या सामने आकर रुक कर बुलाए या तुम्हारे नाम को बहुत धीमे, बहुत खुरदुरे तौर पर दोहराए, तो मुड़ना मत, देखना मत, बात मत करना। बस ट्रक को जितना हो सके सीधा बढ़ाते चले जाना, समझे? लेकिन काका, कौन पुकारता है? आवाज कैसी होती है? किसकी होती है? जो पुकारता है वो इंसान जैसा लगता तो है, पर होता नहीं है। आवाज में कुछ ऐसा होता है जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो और फिर भी तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा हो। ठीक है काका, हम समझ गए। हम सावधानी से चलेंगे। अब हम निकलते हैं। काका, आप चिंता मत करना, माल भी सुरक्षित जाएगा और हम भी। बस आशीर्वाद देते रहना। भगवान तुम दोनों का भला करे, और याद रखना, जंगल जवाब मांगना पसंद नहीं करता। जो भी सुना बस अनसुना करके आगे बढ़ जाना। दोनों ट्रक लेकर आगे बढ़ते हैं। करीब 1 घंटा चलने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। ट्रक बारिश में घिरा आगे बढ़ रहा था। अरे यार, एक तो ठंड हड्डी तक घुस रही है और ये ऊपर से अचानक वाली बारिश। क्या मुसीबत है भाई, क्या करें अब? करना क्या है राजू, बस आगे बढ़ते रहना है। रुक गए तो ठंड और बढ़ जाएगी, और जंगल में रुकने का मतलब काका वाली बातें याद आ रही है मुझे। दोनों कुछ देर खामोश। सड़कों पर पानी बहने की आवाज है। पर यार, ये रास्ता कितना सुनसान लग रहा है। अंधेरे में तो लगता है सामने कुछ दिख ही नहीं रहा। बारिश की चादर पड़ गई है सड़क पर। चल, कहीं पर रुकते हैं ना, थोड़ा रुक कर देखते हैं। बारिश थमेगी तो फिर निकल पड़ेंगे।
हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ऐसे अंधे में चलना ठीक नहीं। टायर कहीं फिसल ना जाए, और अगर कोई मोड़ दिखा नहीं तो हाँ, रुकना चाहिए शायद। अचानक सामने सड़क के किनारे एक धुंधली पीली रोशनी टिमटिमाती दिखती है। अरे राजू, उधर देख, वो लाइट। कोई रहता है क्या यहाँ जंगल के बीच में इतनी रात को? हाँ भाई, लाइट तो जल रही है। और थोड़ा आगे, अरे लगता है कोई छोटी सी दुकान है। कहीं चाय की दुकान हो। ट्रक पास आते ही रोशनी साफ दिखाई देती है। सच में एक पुरानी, आधी टूटी किंतु जलती हुई चाय की दुकान। दोनों ट्रक रोकते हैं और नीचे उतरते हैं। यार, ये जगह कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। इस सुनसान जंगल में सड़क के बिल्कुल किनारे और इतनी रात को एक खुली चाय की दुकान। हाँ भाई, ये बात तो ठीक नहीं लग रही। इतनी रात, इतनी बारिश, और फिर भी दुकान जली हुई है। कोई तो होगा यहाँ। चल देखते हैं क्या माजरा है। कम से कम बारिश से बचने को छत तो मिलेगी। दोनों धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ते हैं। बरसात की बूंदें टीन की छत पर लगातार टप टप की आवाज कर रही हैं, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे ताल दे रहा हो। अंदर एक आदमी नजर आता है, सर पर पुरानी टोपी और चेहरा पर अजीब सी खामोशी। भाई साहब, चाय मिलेगी क्या? बहुत ठंड है, रास्ता भी लंबा है, कुछ गर्म मिल जाए तो अच्छा लगेगा। आदमी कुछ पल चुप रहता है, जैसे सांस रोक ली हो, फिर धीरे से सिर उठाता है। हाँ हाँ, मिल जाएगी चाय। आप दोनों बैठिए, मैं अभी बनाता हूँ। दोनों दुकान के अंदर पुराने बेंच पर बैठते हैं। बरसात की आवाज और दुकान के भीतर की खामोशी मिलकर कुछ अजीब सा माहौल बना देती है। कुछ देर बाद, भाई साहब, एक बात पूछें? इतनी रात को, वो भी इस सुनसान सड़क पर, और आसपास कोई घर बार नहीं, आपको डर नहीं लगता क्या? डर? अब किस बात का डर भाई? इस जंगल में रहते रहते डर भी आदत बन जाता है। यहाँ जितना देखा है, उसके बाद डरने की हिम्मत भी नहीं बचती। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? हम धान लेकर जा रहे हैं धर्मपुर। ऑर्डर सुबह तक पहुंचना है। दुकानदार का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। धर्मपुर? और वो भी इस बनवा जंगल के रास्ते से? मत जाओ भाई उस तरफ। कम से कम रात को तो बिल्कुल मत जाओ। ये रास्ता। उसी समय पीछे से एक भारी आवाज आती है। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अनिल और राजू छौंक कर मुड़ते हैं। पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, भीगा हुआ लेकिन सामान्य दिख रहा था। फिर दोनों तुरंत दुकानदार की तरफ मुड़कर देखते हैं। दुकानदार गायब, कुर्सी खाली। राजू, वो कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था, चाय बना रहा था। कहाँ गायब हो गया? ये दुकान मेरी है। मैं पीछे खाना खाने गया था। तुम लोगों की आवाज़ सुनी तो देखने आ गया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। किससे बात कर रहे थे तुम दोनों? अनिल और राजू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। चल यहाँ से अभी निकलते हैं, अभी इसी वक्त। बिना कुछ कहे दोनों दुकान से बाहर निकलते हैं और तेजी से ट्रक में बैठ जाते हैं। ट्रक स्टार्ट होता है, टायर कीचड़ उछालते हैं। कुछ दूर जाने के बाद, अनिल, हमने जो देखा वो क्या था? कोई सपना या? उसकी आवाज अचानक रुक जाती है, जैसे गला सूख गया हो। नहीं राजू, वो सपना नहीं था। सपनों में इतनी ठंड नहीं लगती, सपनों में चाय की खुशबू नहीं आती, और सपनों में आदमी ऐसे गायब भी नहीं होता। कुछ था वहां, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते। बरसात और तेज होती है, सड़क और अंधेरी।
अब भाई, अगर आगे कुछ भी दिखे, कोई भी रोके, आवाज दे, गाड़ी मत रुकाना, किसी भी हालत में नहीं। रुकने का सवाल ही नहीं उठता। जो अभी देखा उसके बाद तो मैं साइड में देखना भी बंद कर दूंगा। चल जल्दी जल्दी निकलते हैं इस जंगल से जितनी दूर जा सके। ट्रक तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरता जा रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ उभरता है। वही चाय की दुकान वाला टोपी पहने आदमी सड़क के बीच खड़ा था। रुको रुको, आगे मत जाओ, रुक जाओ नहीं तो। भाई गाड़ी मत रोकना, मुझे बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। ये आदमी कैसे यहाँ पहुँच गया? हाँ भाई, रुकने का सवाल ही नहीं। मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। जो भी है इससे बचकर निकलना पड़ेगा। अनिल स्पीड बढ़ाता है। हेडलाइट की तेज रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है। आदमी चीखता है और अगले ही पल ट्रक उसके आर पार चला जाता है। कुछ देर तक सिर्फ इंजन की आवाज और दोनों की भारी सांसें। भाई लगता है हमने उसे पार कर लिया। वो जो भी था। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है राजू? चाय की दुकान पर देखा हुआ आदमी वो हमसे आगे यहाँ कैसे पहुँच सकता है? ये कोई इंसान नहीं, कुछ और है, कुछ बहुत डरावना। जो भी हो, बस गाड़ी चलाते रहो। ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, चलो चलो। ट्रक फिर आगे बढ़ता है। कुछ मिनट बाद हेडलाइट में फिर कुछ दिखता है। सड़क के बीचों बीच एक आदमी लेटा हुआ था। उसके पास एक और आदमी खड़ा था। वो बुरी तरह कांपता हुआ चिल्लाता है, मदद करो, कृपया मदद करो, इसे अस्पताल ले जाना है, कोई तो रुको। भाई ये तो सच में कोई मुसीबत में लगता है। ये तो इंसान है, हम कैसे अनदेखा करें? राजू, ये जंगल जो हमने अभी अभी देखा, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंसान हैं। सब कुछ जाल जैसा लग रहा है। नहीं भाई, इन्हें देखकर तो लगता है कि इन्हें मदद चाहिए। गाड़ी रोक, मैं उतर कर देखता हूँ। जैसे ही अनिल हल्का ब्रेक लगाता है, उसी पल जंगल से कुछ लोग अचानक निकल आते हैं, हथियार लिए, खुरदरी सांसों के साथ, और पीछे से दोनों की सिर पर वार कर देता है। इनके पास जो भी है सारा निकाल लो, गाड़ी भी लेकर चलेंगे। आज की रात बढ़िया माल मिला है। तुम लोग कौन हो? क्यों कर रहे हो ये सब? हमारा कोई ठिकाना नहीं। हम वही हैं जो तुम्हारे जैसे कई लोगों को यहीं गायब कर चुके हैं। जंगल में कोई नहीं ढूंढ पाता और उनका माल हमारा हो जाता है। हमसे क्या चाहते हो? हमें जाने दो। उसी समय जंगल के अंदर से धीमी कदमों की आवाज आती है। लुटेरे मुड़ते हैं और अचानक सड़क की धुंध के बीच वही टोपी पहने चाय वाला आदमी प्रकट होता है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और आंखों में गहरी काली चमक। आज तुम सबकी खैर नहीं। लुटेरों में से एक डरकर पीछे हटता है। अरे ये वही है जिसे हमने 5 साल पहले यही मार डाला था, लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकता है? सभी लुटेरे लड़खड़ा जाते हैं। टोपी वाला आदमी धीरे धीरे आगे आता है। उसके कदमों की आवाज गीली मिट्टी पर चिक चिक करती है। हाँ, तुमने मुझे मारा था, लेकिन मौत हमेशा खत्म नहीं करती। कभी कभी वो वापस भेज देती हैं उसी जगह जहां से अन्याय शुरू हुआ था। उसकी आवाज अचानक गहरी और भयावह हो जाती है। और आज तुम सबको मैं खत्म कर दूंगा। अगले ही पल जंगल में चीखें गूंज उठती हैं और 1 सेकंड में सब कुछ शांत हो जाता है।
टोपी वाला आदमी धीरे धीरे अनिल और राजू को पेड़ से खोलता है। कुछ क्षण खामोशी के बाद, भाई तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी मौत कैसे हुई? टोपी वाला आदमी कुछ देर जमीन की ओर देखता है, मानो बहुत पुराना जख्म दोबारा खुल रहा हो। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था भाई, बस एक दूध वाला। हर दिन उस चाय की दुकान पर दूध पहुंचाया करता था। सब ठीक चल रहा था, पर एक रात सब बदल गया। उसकी आंखें अचानक कहीं दूर देखने लगती हैं। उस रात टोपी वाला दूध का कनस्तर लिए दुकान पर पहुंचता है। अचानक 3 आदमी दिखाई देते हैं, अंधेरे में धीमे धीमे बातें करते हुए। ध्यान से सुनो, आज एक ट्रक आने वाला है, धान से भरा हुआ, बहुत सारा माल है उसमें। किसी भी हालत में हमें उस गाड़ी को लौटाना है, समझे? हाँ, आज कोई नहीं बचेगा, ट्रक वाला भी नहीं, माल भी हमारा, और किसी को भनक भी नहीं लगेगी। टोपी वाला आदमी यह सब सुनकर घबरा जाता है, फिर हिम्मत करके बोल उठता है। अरे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? किसको लूटने की बात कर रहे हो? ये सब गलत है, बहुत गलत। तीनों लुटेरे अचानक उसकी ओर मुड़ते हैं, उनकी आंखों में वहशी चमक। अरे, ये तो हमारी पूरी योजना सुन चुका है। अगर ये जिंदा रहा तो सबको बता देगा, पुलिस को भी। तो फिर इसका एक ही इलाज है, इसे खत्म कर दो। टोपी वाला आदमी पीछे हटता है, डर से कांपते हुए। नहीं भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो, मैं तो बस दूध देने आया हूं। पर लुटेरे नहीं रुकते, अंधेरा उसे निगल लेता है। उसकी चीख रात में खो जाती है और वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। टोपी वाला आदमी शांत होकर अनिल और राजू की ओर देखता है। उस रात मेरी जान तो गई, पर मेरी आत्मा यहीं अटकी रह गई, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ था। और जब तक उसी जंगल में वही लोग औरों को मारते रहे, मैं शांति नहीं पा सका। अनिल और राजू भावुक हो जाते हैं। भाई, अगर तुम नहीं होते तो आज हमारी भी मौत तय थी। तुमने हमारी जान बचाई है। वाकई तुमने वो किया जो कोई इंसान भी हिम्मत करके नहीं करता। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। टोपी वाला आदमी हल्की मुस्कान देता है, पहली और शायद आखिरी बार। मुझे धन्यवाद मत कहो, बस याद रखना, इस दुनिया में बुरा करने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छा करने वाला एक भी हो तो अंधेरा टूट जाता है। डर से मत भागना, गलत से भागना। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में घुलने लगती है। उसका आखिरी शब्द, अब मुझे शांति मिल जाएगी, और वह धुंध में गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। जंगल शांत, बारिश बंद, रात भी जैसे गहरी सांस छोड़ देती है। यहाँ शाम ढलते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। ठंड के मौसम में गांव की चाय की दुकान पर लोग गर्म चाय की चुस्कियां लेने आते थे। आज भी दुकान पर 3 लोग बैठे थे, कैलाश, हरिया और भोलाराम। तीनों आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे, तुम लोगों ने सुना कि नहीं? हमारे रामलाल का बेटा अरुण नौकरी लग गई है पुणे की बड़ी फैक्ट्री में। बड़ी किस्मत वाला है रे वो किसान। गांव में ऐसे मौके कितनों को मिलते हैं। हाँ, सुना है भाई। बेचारा रामलाल ठंड गर्मी बारिश ओले सब झेल कर खेत में पसीना बहाता रहा। बेटे की पढ़ाई के खर्च के लिए जमींदार के आगे कितनी बार झुकना पड़ा, अपमान भी सहा, पर दिल में एक ही आस थी, बेटा पढ़ लिख जाए तो शायद जिंदगी मुस्कुरा दे। आज उसकी मेहनत रंग लाई है। पर देखो, पास वाले गांव का मोहन
उसके बेटे भी शहर जाकर बस गए। अब सालों में एक बार आते हैं। गांव के लोग दिन भर याद करते रह जाते हैं, पर शहर की जिंदगी में उन्हें फुर्सत कहां। बस यही बात खलती है भाई। माँ बाप पूरी उम्र लगा देते हैं बच्चों की पढ़ाई में, उम्मीद करते हैं कि बेटा आगे बढ़कर गांव का नाम रोशन करेगा, गांव को कुछ लौटाएगा। पर शहर की चमक दमक देखकर सब उधर ही के हो जाते हैं, कोई वापस लौटना नहीं चाहता। अब अरुण भी गया है। भगवान करे कि वो गांव को न भूले। गांव तो अपने बच्चों से ही जीवित रहता है, नहीं तो मिट्टी भी अकेली पड़ जाती है। चाय की गर्म भाप हरिया के चेहरे से टकराकर जैसे उसके मन की उदासी को धुंधला रही थी। दुकान के पास लगे नीम के पेड़ से सूखी पत्तियां सरसराकर गिर रही थीं, मानो गांव भी उनकी बात सुन रहा हो। अरे इसलिए तो मैंने पढ़ाई लिखाई कभी की ही नहीं। शहर वहर की भागदौड़ मेरे बस की नहीं। रामनगर ही मेरा घर है। मेरी सांसें यहीं सबसे पहले चलना सीखी और इन्हें यहीं आराम मिलता है। कहीं जाऊंगा नहीं। पगले, अगर तू पढ़ लिख जाता तो घर कौन संभालता? वैसे भी तेरे उस पुराने मकान का किराया तुम्हारी जिंदगी निकाल देता है। तू तो वैसे ही चैन से जी रहा है। अरे भाई, कौन सा किराया मिलता है मुझे? वो घर तो बरसों से बंद पड़ा है, कोई रहने भी नहीं आता। किराया तो तब मिलता जब उस घर में चूल्हा जलता। मैं तो बस अपने खेत, अपनी भैंसों और अपनी मिट्टी में ही खुश हूं। चाय की दुकान पर बातचीत अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तभी कच्चे रास्ते से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसकी चाल धीमी थी, पर उसमें एक अजीब सी बेचैनी भी झलक रही थी। अरे कौन है ये? पहले तो कभी दिखा नहीं। लगता तो बाहरी ही है, पर हाँ, थोड़ा अलग सा लग रहा है। आदमी दुकान के ठीक सामने आकर रुक गया। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोला, नमस्कार, मैं बाहर से आया हूं। कुछ महीनों के लिए गांव में रुकना चाहता हूं। कोई घर किराए पर मिल सकता है क्या? उसकी आवाज में अजीब सी झिझक और गहराई थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो या कुछ सोच कर बोल रहा हो। कहां से आए हो भैया? काम धंधे से? अभी बताना ठीक नहीं, समय आने पर बता दूंगा। बस एक शांत जगह चाहिए, कुछ दिन एकांत में रहना है। उसकी आवाज में अजीब सी झिझक और गहराई थी, जैसे कुछ छुपा रहा हो या कुछ सोच कर बोल रहा हो। देखना कैसे बात कर रहा है, नाम पता भी नहीं बता रहा। कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। अरे तेरी शंका तो खत्म ही नहीं होती। बाहर के लोग ऐसे ही बोलते हैं। हो सकता है कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, इसलिए कुछ दिन अकेला रहना चाहता हो। घर चाहिए? मिल जाएगा भैया। मेरे पास एक पक्का कमरा है, बरामदा भी है, पानी का भी इंतजाम है। जितना बोलो उतने में दे दूंगा। घर खाली पड़ा है, आप आ जाओ, देख लो। धन्यवाद, मुझे सच में जगह की जरूरत है। अरे भोला राम, पहले पूछ तो ले कौन है, कहां से आया है, आजकल जमाना कैसा है, पता है ना? कहीं पुलिस वुलिस। चिंता मत कीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करता। बस कुछ समय के लिए ठहरने की जगह चाहिए। अरे छोड़ कैलाश, बेचारे को जगह चाहिए, मिल रही है तो लेने दे। भोला राम को भी कितने दिन बाद एक किराएदार मिला है। अच्छा है, कुछ कमाई होगी तो हम लोगों को भी चाय पानी मुफ्त में पिला दिया करेगा। चलिए भैया, मेरा घर थोड़ी दूर ही है, आप देख लें, पसंद आए तो आज ही रुक जाइए। आदमी ने सिर हिलाया और दोनों साथ चलने लगे। जैसे ही वे दूर जाते गए, कैलाश धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, यार कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी मुझे ठीक नहीं लगा। उसकी बात, उसका हाव भाव, जैसे किसी से बचकर आया हो, कुछ छिपा रहा है। हाँ, मैं भी नोटिस कर रहा था, पर पता नहीं, शायद थका हुआ हो। पर भाई, तू इतना टेंशन काहे ले रहा है? क्योंकि हमारी ये गांव की शांति, कोई अजनबी अगर गलत इरादे वाला निकला तो। अरे भाई, जिंदगी में थोड़ा भरोसा भी कर लिया कर।
हर अजनबी चोर डकैत नहीं होता। कभी कभी लोग अपनी परेशानियों के कारण ऐसे दिखते हैं। और फिर भोला राम का घर गांव के बीच में है। कुछ होगा भी तो सबको पता चल जाएगा। कैलाश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर तक धुंधली शाम, नीम के पेड़ की सरसराहट, दुकान की पीली रोशनी और अभी अभी गुजरा हुआ अजनबी। उधर भोला राम उस अजनबी को लेकर अपने पुराने लंबे समय से बंद पड़े घर के सामने पहुंचा। भोला राम ने दरवाजा खोलते हुए कहा, ये रहा भैया आपका कमरा। अंदर साफ सफाई थोड़ी कम है, पर रात काटने लायक ठीक है। आप आराम कर लीजिए, कल सुबह मिलते हैं। धन्यवाद, बस एक बंद छत चाहिए थी, बाकी मैं ठीक कर लूंगा। भोला राम ने सिर हिलाया और वापस लौट गया। अजनबी दरवाजा बंद करके कमरे में चला गया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। गांव में रात का सन्नाटा हमेशा की तरह घना था, पर उस घर में कुछ अलग ही था। करीब आधी रात के बाद कच्ची दीवारों से अचानक एक अजीब सी हल्की हंसी सुनाई देने लगी। कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट जैसी, तो कभी किसी बूढ़े की टूटी हुई सांसों जैसी। इधर गांव का अरुण घर लौट रहा था। पुणे की फैक्ट्री से नौकरी पाकर वापस गांव आने वाला अरुण उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था। हवा में हल्की ठंड थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराकर रात का संगीत बना रही थी। जैसे ही वह भोला राम के पुराने घर के पास से गुजरा, उसे उसी अंदर से वही अजीब सी हंसी सुनाई दी। अरुण ठिठक गया। ये आवाज, इस घर में तो कोई रहता ही नहीं, बरसों से बंद पड़ा है। वह कुछ पल खड़ा रहा, फिर खुद को समझाते हुए चलने लगा। शायद किसी ने किराए पर लिया होगा। मुझे घर पहुंचना है, माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तभी घर के अंदर से गूंजी एक आवाज। अरुण, कहाँ जा रहे हो? आओ, अंदर आओ। अरुण का दिल धक से रह गया। वह मुड़ा घर बिल्कुल अंधेरा था, वो आवाज बिल्कुल अनजान। फिर भी जैसे वह उसका नाम बखूबी जानती हो, अरुण ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है और मुझे तुम कैसे जानते हो? आओ, अंदर आओ अरुण, डरो मत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शायद कोई मुसीबत में है, मदद की जरूरत है। अगर कोई घायल हुआ तो? हिम्मत करके वह घर के बाहर आया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरारों से ठंडी हवा बाहर आ रही थी, जैसे घर सांस ले रहा हो। अरुण ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अगले ही पल कमरे में एक धप्प सी आवाज हुई। अंधेरा और गहरा हो गया और सब शांत। सुबह जब गांव वाले उठे तो सरपंच के घर के पास अचानक शोर मच गया। लोग इकट्ठा हो रहे थे। एक पेड़ के नीचे अरुण की देह पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, मानो आखिरी पल तक वो किसी अदृश्य खौफ को देख रहा हो, किसी ऐसी चीज को जिसने उसकी सारी हिम्मत चूस ली थी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। भोला राम अपने रोज वाले ठिकाने पर बैठे थे, लेकिन आज का माहौल सामान्य नहीं था। अरुण की मौत ने पूरे गांव को चुप कर दिया था। सिर्फ चाय की केतली की सीटी और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाजें ही गूंज रही थी। हरिया, गांव वाले अरुण की मौत को साधारण कहकर भूल रहे हैं, पर भाई मुझे कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। क्या बात कह रहा है? तूने देखा था उसका चेहरा? आंखें कैसे फटी हुई थीं, जैसे किसी ने आखिरी पल तक उसे डराया हो। साधारण मौत में ऐसा नहीं होता। कुछ अजीब हुआ है हरिया। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा था यही बात। बेचारा अरुण, नई नौकरी मिली थी, घर पहली बार लौट रहा था। कौन उसकी जान लेगा? और क्यों? हमारे गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसी बीच भोला राम, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहता हूं। कौन सी बात? मुझे उस आदमी पर शक हो रहा है जिसने मेरा घर किराए पर लिया।
क्यों? क्या हुआ? कल जब मैं उसे घर दिखाने गया था, तुम्हें याद है, शाम थी, अंधेरा भी होने लगा था। जब मैं उसे अंदर लेकर गया, वो ऐसे हंस रहा था, एकमत, धीमी, टूटी फूटी हंसी। वैसी हंसी कोई आम इंसान नहीं हंसता। हंस रहा था? किस बात पर? मैंने उससे पूछा भी, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? नहीं, बस मुझे मेरा मनपसंद घर मिल गया। अब मैं यहां से अपना काम कर सकता हूं। वो काम शब्द उसने अजीब तरह से बोला, मानो कुछ छिपा रहा हो। मैं उसे थोड़ी देर और देखता रहा, पर फिर निकल आया। कैलाश और हरिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन भोलाराम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब मैं अपने घर पर सोने गया, मुझे आधी रात में अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई है। मैं करवट बदलते ही बैठ गया और मैंने देखा मेरे घर के एक कोने में वही आदमी खड़ा था, एकदम चुप, छाया की तरह। हरिया और कैलाश दोनों के चेहरे उतर गए। क्या? मैं डर गया। मैंने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? और घर का दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद किया था, तुम अंदर कैसे आए? वो बिना कुछ बोले मुझे देखता रहा और फिर मेरी आंखों के सामने धुएं की तरह गायब हो गया। मैं भागकर दरवाजा देखने गया, वो अंदर से ही बंद था, कोई आया ही नहीं सकता था। तूने ये बात हमें रात में क्यों नहीं कही? यही तो मैंने सोचा, शायद सपना देखा हो। मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मुझे भ्रम हुआ होगा। सुबह उठा तो लगा ये सब ख्वाब था। नहीं भोलाराम, ये सपना नहीं हो सकता। मैं पहले ही कह रहा था, उस आदमी में कुछ तो बात है, कुछ खतरनाक है। वो उस पर नजर रखनी होगी। अगर ऐसा है तो तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हाँ, मैं भी साथ आऊंगा। देखते हैं वह किराएदार कौन है और रात को घर में क्या करता है। ठीक है, आज रात हम तीनों मिलकर उस घर का हाल देखेंगे। जो भी हो, इस बार हम सच तक जरूर पहुंचेंगे। चाय की दुकान की लालटेन जैसे तेज चमक उठी, मानो खुद कहानी सुन रही हो, और तीनों की आंखों में डर के साथ साथ शक का चिंगारी अब ज्वाला बनने को तैयार थी। रात का अंधेरा, कैलाश, हरिया और भोलाराम तीनों गांव की पगडंडी से चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। उनके पैरों तले सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और हर आवाज उनके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। वे भोलाराम के पुराने घर के सामने वाले बड़े पेड़ के पीछे छुप गए। कुछ देर बाद, देख देख, दरवाजा खुल रहा है। उसके शरीर पर एक मोटा काला कपड़ा ढका हुआ था। चेहरा तो बिल्कुल छिपा हुआ, बस धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। रात के इतने पहर किसका घर ऐसा खुलता है भाई? ये आदमी कर क्या रहा है? मुझे तो लग रहा है ये इंसान है ही नहीं। कल रात कैसे मेरे कमरे में आ गया था? दरवाजा अंदर से बंद था। शांत रहो दोनों, पहले देखते हैं कि यह जाता कहां है, फिर तय करेंगे क्या करना है। वह अजनबी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल अजीब थी, ना आदमी जैसी, न बिल्कुल परछाई जैसी, मानो वह जमीन पर चल भी नहीं रहा हो, बल्कि फिसल कर आगे बढ़ रहा हो। तीनों उसके पीछे पीछे दबे पांव चलने लगे। करीब 5 मिनट तक चलते रहने के बाद वह आदमी शमशान के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रुक गया। वह पेड़ गांव में वर्षों से खड़ा था और लोग कहते थे कि रात में वहां जाना अच्छा नहीं। तीनों पेड़ के पीछे झुककर खड़े हो गए। भाई, ये यहाँ क्यों रुका? शांत, बस देखते रहो। उसी वक्त अचानक एक तेज हवा चली। हवा इतनी जोर से चली कि उस आदमी के शरीर पर डला काला कपड़ा उड़कर दूर गिर गया। तीनों की आंखें एक साथ फैल गईं। उसका शरीर सामान्य नहीं था। ए भगवान, ये इंसान तो लग ही नहीं रहा। ये क्या है? किस तरह का जीव है ये? और मेरे गांव में कैसे आ गया?
मैंने कहा था इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। अब चुप रहो, देखो ये करता क्या है। आओ आओ मेरी बुरी आत्माओं, आओ इस गांव का सर्वनाश शुरू करो। एक एक इंसान को खत्म करना है। ये क्या बोल रहा है? बुरी आत्माएं, सर्वनाश, हमारे गांव को? ये आदमी नहीं, ये कुछ और ही है। हमें इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? हम 3 लोग इसके सामने क्या कर पाएंगे? ये तो हवा में भी गायब हो जाता है। यह अरुण की मौत का असली राज है। मुझे अब सब समझ आ रहा है। वो कह रहा है एक एक इंसान को खत्म करना है, मतलब पूरा गांव खतरे में है। नहीं, बस बहुत हो गया। हम अब चुप नहीं रह सकते। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? कल रात हम इसका खेल खत्म करेंगे। हम 3 लोग? ये तो इंसान भी नहीं है। डर तो हम सबको लग रहा है, लेकिन अगर हम नहीं खड़े हुए तो कल हमारे बच्चों तक कोई नहीं बचेगा। तय हो गया, अगली रात सच का सामना। अगली रात गांव का हर घर सो चुका था, लेकिन भोला राम के पुराने घर में आज एक और ही कहानी लिखी जाने वाली थी। तीनों चुपचाप घर के अंदर दाखिल हुए और सामने वही आदमी और सामने जलती हुई एक बड़ी आग। उस आग में से अजीब सी फुसफुसाहटें निकल रही थी, जैसे कोई आवाजें भीतर से बुला रही हो। ये तपस्या कर रहा है? नहीं, ये तो कोई काला काम कर रहा है। बस बंद करो ये सब। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमारे गांव का सर्वनाश क्यों करना चाहते हो? वहंसा ठंडी टूटती हुई हंसी। तो आखिर तुम लोग आ ही गए। बता, हमारा गांव क्यों, हमारे लोग क्यों? क्योंकि तुम सब मतलबी हो, अपने फायदे के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकते हो। इस गांव ने कभी मेरी पुकार नहीं सुनी, कभी मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं इसे मिटाने आया हूं। लेकिन तू कौन है? हमने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं भी कभी इसी गांव का एक बेटा था, मदद मांगी थी, तुम सब ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मेरा बदला पूरा होगा। किसी का गुस्सा सारे गांव को खत्म करने का हक नहीं देता। अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी आग जाग चुकी है। कैलाश ने अचानक वो औजार उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। औजार हवा को चीरता हुआ उसके सिर पर जा लगा। एक तेज चीख कमरे में गूंज उठी। उस आदमी का शरीर आग की ओर लुढ़क गया, जैसे आग उसे खींच रही हो। लपटें अचानक उछल पड़ी और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर आग में समा गया। अगले दिन शाम के समय तीनों फिर वहीं बैठे थे, चाय की दुकान पर। आखिरकार हमने वो कर दिखाया। अगर हम नहीं होते तो आज हमारा गांव नहीं बचता। सच में जो भी था बहुत खतरनाक था। पता नहीं और क्या क्या हो सकता था। हाँ, लेकिन उसकी एक बात सच थी कि हम लोग कई बार अपने मतलब के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, पर गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। तीनों कुछ देर चुप रहे। हवा नीम के पत्तों से गुजरती हुई जैसे कहानी का आखिरी पन्ना पलट रही थी और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।